नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सारे लोग। आई होप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए हम लोग आज बात करने वाले हैं यूपी पुलिस 2023-24 के लिए जो संभावित प्रश्न होंगे उनके बारे में। ठीक है ना। तो आपके लिए सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होगा और लगातार आप बने रहिए इस सेशन में। ये जो सेशन रहेगा वो रेगुलर आपको मिलेगा यूपी पुलिस 2023 और 24 के लिए। ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखिए, कोशिश कीजिए और सारे कंटेंट समझिए, उसके बाद आप में फॉलो कीजिए। अगर कंटेंट पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है। चलिए तो हम लोग सीधे शुरू करते हैं बेटा। कंटेंट देखिए और पूरा वीडियो जरूर देखिए आप बेटा। सारे क्वेश्चन एकदम से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत मस्त एकदम से, आप नहीं पढ़े होंगे इस तरह के सवाल। ठीक है ना। तो आप कोशिश कीजिए, आप समझने की कोशिश कीजिए हमें, और देखिए पूरा वीडियो बेटा। ठीक है। चलो सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया आप लोग। क्वेश्चन है 65 × 169 × 124 के गुणनफल के अंतिम दो अंक क्या होंगे। ठीक है बेटा। सवाल यह है कि 65, 169 और 124 के गुणनफल के अंतिम दो अंक क्या हैं। यह है सवाल बेटा। ठीक है ना। यह है 65, 169 और 124। ठीक बेटा। इसके गुणनफल के अंतिम दो अंक, अगर इन संख्याओं का गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल में लास्ट में दो अंक क्या होंगे, आपको ये बताना है। ठीक है ना। बेहद इंपॉर्टेंट। अब तक आप जितने भी सवाल पढ़े होंगे, और आप खास तौर से जितने लोग कहीं से पढ़ रहे होंगे, तो सब लोग इकाई का अंक पढ़ रहे होते हैं। इकाई में क्या होता है। ठीक है। तो इकाई एकदम से बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया, इकाई का अंक बताना आपको। लेकिन अब आपको इकाई का अंक नहीं बताना, हम आपको लास्ट के दो डिजिट बता रहे हैं। आपको दो अंक क्या होंगे इन पे बात करते हैं। ठीक है। तो ध्यान से देखिए बेटा, ये ध्यान से आपको रखना है कि कभी आपसे इकाई के लास्ट के दो अंक पूछे, इकाई में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट के अगर दो अंक पूछता है तो आप जो संख्या आपको दी जाए उन्हें आप डिवाइड कर दो बेटा 100 से। अगर दो डिजिट पूछे, लास्ट के दो अंक पूछे तो आप 100 से डिवाइड कर दो। एक अंक पूछे 10 से कर सकते हैं, और 3 अंक पूछे तो 1000 से भाग कर देना। ठीक बेटा। जब आपने डिवाइड कर दिया, अब देखो आप इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, कैंसिल आउट कर दो बेटा। जैसे आप इसे 5 से काट देंगे बेटा तो ये हो जाएगा 20, 5 से इससे काट दो, ये होगा 13। माने आपने 5 से डिवाइड कर दिया। ये ध्यान रखना, हमने नोट कर लिया कि हमने इन दोनों संख्याओं, मतलब अंश और हर जो है ना संख्याएं, इन्हें हमने 5 से डिवाइड कर लिया, 5 से काट दिया है। ठीक है ना। 5 से विभक्त कर दिया है। ठीक है। अब आप क्या करो, इस 20 का भाग करो इन संख्याओं में, और जो शेषफल है ना बेटा वो नोट करो आप। इसका शेषफल बता दो। अब शेष क्या आएगा, तो देखो 20 का भाग करोगे आप 13 में, तो जब 20 का भाग 13 में करोगे तो अगर आप एक बार दे देते हैं तो शेष क्या बचेगा यहाँ, तो आप कह सकते हैं सर शेष बचेगा -7। अगर आपने एक बार भाग दे दिया तो। ठीक है ना। अब आप यहाँ भाग करो बेटा 169 में, 169 में भाग करोगे 20 का, तो 20 × 8 = 160 होता है बेटा। ठीक है ना। तो यहाँ बचेंगे 9 शेष यहाँ बच गए बेटा। ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ भाग कर दो। जैसे आप यहाँ भाग करोगे तो 20 × 120 होता है बेटा, 4 शेष बच गए। ये शेष की बात कर रहे हैं, आप मेरी बात समझ रहे हो बेटा, शेष की बात कर रहे हैं, तो ये शेष बच गए बेटा। अब जब आप यहाँ देखो इनका गुणा है चूंकि, तो अब आप इनका गुणा करोगे ना बेटा, इनका गुणा करो तो 9 × 7 = 63 हो गया। 63 में 20 से भाग करो, ये माइनस का है 7 माइनस का बेटा, है ना। 7 माइनस का, तो 9 × 7 = 63 में 20 का भाग करो तो माइनस के, जब इनका गुणा करके भाग करोगे तो ये बचेंगे बेटा -3 बचे, और यहाँ बचा है कितना बेटा 4। तो फिर इन दोनों का अगर आप गुणा कर दोगे तो ये आप कहोगे सर -12 शेष बच गए हैं। कितने शेष बचे हैं, -12 शेष बच गए। ठीक है। लेकिन आप समझते हैं बेटा, कभी शेष हो ना वो माइनस में नहीं होता, हम उतनी बार भाग ही नहीं देते कि माइनस का शेष होता। फिर सही शेष क्या होंगे, तो आप भाजक में से माइनस वाले शेष घटा दो तो आपको शेष मिलेंगे, शेष मिल जाएंगे 20 - 12। इसका मतलब 20 - 12 करोगे बेटा, 20 - 12 करोगे तो मिलेंगे 8 शेष बच गए आपको। आपके पास 8 शेष बच गए। ठीक है ना। और आपको पता है कि जब हम स्टार्ट कर रहे थे सवाल को, तो किस संख्या से आपने इस जो अंश में लिखी संख्या है, जो हर में लिखी है, उन्हें काट दिया था। तो आपको पता है सर 5 से काट दिया था। बस इस शेष में 5 का गुणा कर दो, 5 का गुणा कर दो, आपको इन संख्याओं के गुणनफल के अंतिम दो अंक मिल गए बेटा, 4 और 0। अगर आप 65, 169, 124 का गुणा करोगे तो लास्ट के दो अंक जो हैं वो 40 होंगे। ठीक है। लास्ट के दो अंक 4 और 0 होंगे बेटा।
ठीक है, बात आगे होगी समझ में। अगर आपसे दी गई संख्याओं के लास्ट गुणनफल के लास्ट के 2 डिजिट पूछता है तो आप 100 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद किसी 4 से 5 से जिससे कट जाए उससे काट देते हैं बेटा। कैंसिल आउट करने के बाद आप भाग दो और शेष बचा लो। क्या शेष बचेगा? हमने शेष डिसाइड किया बेटा यहाँ से, तो आपको पता माइनस के 12 शेष बच गए। और शेष कभी ऋणात्मक नहीं होते, है ना, निगेटिव नहीं आते, माइनस में नहीं आते हैं। तो आप क्या करोगे, भाजक में से शेष हटा दो तो आपको वास्तविक शेष जो सही शेष है वो प्राप्त हो गया बेटा। ठीक है ना, वो है 8। अब जब 8 शेष बच रहा है तो जिस संख्या से हमने विभक्त कर लिया था, इन्हें सिंप्लीफाई कर लिया था, दोनों को काट लिया था, उस संख्या 5 से हम गुणा कर देते हैं बेटा। तो जो गुणनफल आया ये आखिरी के 2 अंक हैं, आप 65, 169, 124 का गुणा करोगे, लास्ट के 2 अंक 4 और 0 होंगे। ठीक है, आ गया होगा समझ में आपको। चलिए, आप कोई भी संख्या आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, एक बार ध्यान से इसे देख कर कॉपी में नोट कीजिए, उसके बाद फिर से आप खुद से एक संख्या मैंने मान लीजिए, ठीक है ना, और प्रैक्टिस कीजिए बेटा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा। देखो अगला, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। कह रहा है n संख्याओं के औसत में 0.6 की वृद्धि हो जाती है यदि एक 2 अंकी संख्या जिसके अंकों का अंतर 5 है के अंक पलट दिए जाएं। ठीक है ना, संख्याएं n हैं, संख्याएं दी हैं आपको बेटा। पहले तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाइए, फिर आगे बात करते हैं। संख्याएं n हैं और इन n संख्याओं में औसत वृद्धि होती है बेटा, औसत वृद्धि होती 0.6 की। एवरेज वृद्धि माने प्रत्येक संख्या में जितनी n संख्याएं हैं, इन प्रत्येक संख्या में 0.6 की वृद्धि हो जाती है। कब वृद्धि हो जाती है? जब एक 2 अंकी संख्या के अंक पलट दिए जाएं, और जिस संख्या के अंक पलटे जाते हैं उस संख्या के अंकों का अंतर 5 है, ये कह रहा है। तो अब एक कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम में पढ़े होंगे बेटा। देखो जैसे मान लीजिए ये 49 है बेटा, ठीक है ना, तो यहां इस संख्या के अंकों का अंतर क्या है? 5 है। अंकों का अंतर क्या है? 5 है। अगर आप इस 5 में अंकों के अंतर में 9 से गुणा कर दो तो आपको 45 मिलेगा बेटा। कितना मिला? 45। जैसे ही आप यहाँ पे या तो 45 आपने ऐड कर दिया अगर, तो पता है इस संख्या के अंक पलट जाएंगे बेटा। ये संख्या 94 हो जाएगी। समझ में आई बात? एक बार ये नंबर सिस्टम एक कॉन्सेप्ट आप पढ़े होंगे बेटा कि अगर कोई 2 अंकी संख्या है, सपोज दैट ये 2 अंक की संख्या है कोई, ठीक है ना, ये मान लेते चलिए 26 है। इस 26 में अंकों का अंतर कितना बेटा? 4 है। अंकों का अंतर 4 है। अगर आप इस अंकों के अंतर में 9 से गुणा कर दोगे, जो भी प्राप्त होगा 36 प्राप्त होगा। अगर आप यहाँ 36 ऐड कर दोगे बेटा, तो इस संख्या के माने जो आप 26 लिखे हैं, एक्चुअल में ये संख्या फिर पलट जाती है, 62 हो जाती है। तो अंकों का अंतर जितना है उसमें अगर आपने 9 से गुणा करके ऐड कर दिया तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, ध्यान रखना। या फिर वो माइनस कर रहे हो आप, जैसे मान लो ये 81 है बेटा। अब अंकों का अंतर कितना है? 7 है। 7 गुणा 9 करो बेटा, ये हो गया 63, 63 हो गया बेटा। जैसे आप यहाँ से 63 माइनस करोगे, ये संख्या बेटा अंक पड़ जाएगी, 18 हो गए, माने 81 18 में परिवर्तित हो जाते हैं यदि अंकों के अंदर 9 से गुणा कर दिया और वो जो वैल्यू प्राप्त हो वो आप माइनस कर दें। ठीक है ना, ऐसे भी आप कह सकते हैं। अच्छा, इस चीज़ को आप ऐसे भी कह सकते हैं बेटा कि अगर ये संख्या मान लीजिए बेटा 36 है, ठीक है ना, और अगर इसे हम अगर मान लें बेटा संख्या 63 है, 63 है, इस संख्या के आप अंक पलट दें, 36 कर देते हैं। संख्या थी 63, आपने अंक पढ़ दिए, हो गए बेटा 36। इनका अंतर क्या होगा? तो इधर से भी ध्यान रखिए, जो भी संख्या के अंकों का अंतर है उसमें आप 9 से गुणा करो, जितना मिलेगा वही यहाँ आएगा अंतर। तो एक ही बात है, किसी भी संख्या के अंक पढ़ दिए हैं तो मूल संख्या और
प्राप्त संख्या का अंतर जो होता है वो हमेशा 9 से पूर्णतः विभक्त होता है, और वो हम ज्ञात भी कर सकते हैं, अंकों के अंतर में 9 से गुणा कर दो। अब यहां भी आपको दिया था जिस अंकों का अंतर दिया था बेटा, अंकों का अंतर कितना है 5। अब आप एक बात समझो बेटा, संख्याएं हमें नहीं पता कितनी थी, संख्याएं n है, लेकिन उन संख्याओं के एवरेज में कितने की वृद्धि होती है, 0.6 की वृद्धि होती है, ठीक है ना, 0.6 की वृद्धि होती है। 0.6 की वृद्धि क्यों हुई, क्योंकि संख्या के अंक पलटे गए। जिस संख्या के अंक पलटे गए हैं उसके अंकों का अंतर क्या है, 5 है। तो अगर अंकों का अंतर 5 है तो फिर संख्या के अंक पलटने से कुल वृद्धि कितने की हो गई, तो आप कह सकते सर कुल वृद्धि जो है ना, कुल वृद्धि कितने की होगी, तो अंकों के अंतर में 9 से गुणा करो, 45 की टोटल वृद्धि होगी, 45 की वृद्धि होगी कुल, क्योंकि संख्या के अंक पड़ गए। जैसे अगर ये संख्या है, मान लीजिए अगर हम 18 को 81 लिख दें बेटा तो 63 बढ़ जाएगा। तो आप कैसे समझ गए कि 8 और 1 में 7 का अंतर है, 7 गुणा 9 करोगे बेटा 9 से 63 बढ़ गया। तो ऐसे हमने जब अंकों का अंतर 5 है तो 9 से गुणा कर दो बेटा, तो जब अंकों का अंतर 5 तो संख्या 45 वृद्धि हो जाएगी। तो कुल वृद्धि 45 की है और एवरेज वृद्धि 6 की है। तो संख्याएं कितनी होंगी, संख्याएं से मतलब बेटा n की बात कर रहे हैं, ये n कितनी होंगी इनकी बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, टोटल वृद्धि 45 की है और एवरेज वृद्धि 0.6 की है। हर संख्या में 0.6 की वृद्धि हुई है, टोटल 45 है बेटा। दशमलव हटाओ, 0 बढ़ा दो, काट दो बेटा, 6 सत्ते 42 हो गया, 6 पंचे 30, n की वैल्यू बेटा 75 हो गई। टोटल संख्या बेटा 75 है, ठीक है ना। आगे की बात समझ में, ठीक है। चलिए, अगर कॉन्सेप्ट ठीक लग रहा है और आपको समझ में आ रहा है तो बेटा लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए बेटा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, थर्ड देखिए, कह रहा है दो वस्तुओं के लागत मूल्य का अनुपात 4:5 है। पहली वस्तु को 10% लाभ, पहली वस्तु को 10% और दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाए तो दोनों के विक्रय मूल्यों का अंतर 240 रुपये है। उनका कुल लागत मूल्य कितना है, दोनों का टोटल लागत मूल्य कितना है ये बताना है बेटा, ठीक है ना। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली इसलिए भी डाला बेटा, एक बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं तो एक कोई टीचर रहे होंगे जो कम से कम इस सवाल को, बेसिक सा सवाल 30 से 40 सेकंड का सवाल है और इस सवाल को वो 4 से 5 मिनट लगा दिए और खुद को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। बड़ा चैनल है बहुत, है ना। तो ऐसे लोग भी बस चूँकि व्यूज़ ज़्यादा हो गए, सब्सक्राइबर ज़्यादा हो गए, तो अब कोई भी ऐसे ही घसीट देता है ना, किसी को ले आओ बस पढ़ाएगा क्योंकि इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं बेटा, है ना, जबकि खुद को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। चलिए देखिए बेटा, 10 सेकंड का सवाल है। कह रहा है कि दो वस्तुओं के लागत मूल्य हैं, दो वस्तुएं बेटा, एक ये लिख दी, एक वस्तु ये और एक वस्तु ये है, ठीक है ना। दोनों का लागत मूल्य क्या है, तो लागत मूल्य का रेशियो दे रखा है 4:5 है, ठीक है ना। अब इस पे कह रहा लाभ लेना है तो ठीक है ले लेते हैं लाभ। इस पे 10% लाभ है बेटा और इस पे 20% है, ठीक। तो फिर सेलिंग प्राइस माने विक्रय मूल्य की बात करें बेटा, विक्रय मूल्य क्या होगा, तो आपको होगा सर 4 पे अगर आप 10% प्रॉफिट ले रहे होंगे ना तो 4 का 10% निकालोगे 0.4 आ जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 4.4, ठीक है ना। और अगर आप यहाँ देखोगे तो आप कहोगे सर 5 पे 20% निकालोगे, 5 का 20% तो 1 यूनिट बना, तो 5 पे 6 वस्तु बेची जाएगी बेटा 6 में। अब देखो सवाल कह रहा था कि दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर। आपको इन सवालों में क्या है, जब भी आप परसेंटेज या अनुपात समर्पण ऐसे कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा कि आप किसी रियल वैल्यू को अनुपात के साथ, यूनिट के साथ, प्रतिशत के साथ कंपेयर करना समझ जाओ। तो इस सवाल में जो एक रियल वैल्यू दी है, वास्तविक संख्या दी है, वो है 240, ठीक है ना। और 240 क्या है, दोनों के सेलिंग प्राइस का, दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर है। तो आप दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर यहां देखो, इकाई में देखो बेटा, तो आप कहोगे सर इसका 4.4 है और इसका 6 है,
ठीक है ना। तो अंतर कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये तो अंतर हो गया 1.6 यूनिट का, 1.6 यूनिट कहते हैं, अनुपात कहते हैं, ठीक है बेटा, इतने का अंतर है और सवाल में 240 का अंतर है। तो अगर 1.6 यूनिट का मान 240 है तो आप ये भी कह सकते हैं सर 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 240 बट्टे करोगे 1.6 बेटा, डेसिमल हटाओगे 16 से काट दो, जब आप कैंसिल आउट करोगे बेटा 16 का 16 का 16 85 0, ठीक है ना, 150, 1 यूनिट का मान 150 है। सवाल करा दोनों का कुल लागत मूल्य बताओ, इसका लागत मूल्य कितना है बेटा 4, इसका कितना है 5, दोनों जोड़ दो टोटल हो गया 9, टोटल लागत मूल्य बेटा 9 यूनिट है। तो 1 यूनिट का मान 150 है, 9 यूनिट का मान हो जाएगा 15 135 1350 रुपये। आपका आंसर हो गया बेटा 1350 रुपये। इतना सा सवाल है और महोदय लगा है कम से कम 5 से 6 मिनट, ठीक है ना। चलिए तो आंसर हो गया बेटा 1350। आगे होगा समझ में, बिल्कुल इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, ये 10% लाभ लेना है, तो 4 का 10% लाभ लिया, तो जब 4 का 10% निकालोगे बेटा तो 0.4 आ जाएगा ये। ऐसे 5 का 20% निकालोगे बेटा तो 1 आ जाएगा ये। तो हमने सीधे कर दिया, ठीक है, आप मेरी बात समझ गए होंगे। चलिए आगे समझ में। लाइक और शेयर कीजिए बेटा अगर सेशन पसंद आ रहा है आपको, क्वेश्चन ठीक लग रहे हैं, अगर आप कंटेंट ठीक लग रहा है तो लाइक और शेयर कीजिए, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं, आप स्किप कर जाइए, छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, अगला सवाल। अगला सवाल देखिए बेटा, कह रहा है यदि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपये हो तो धनराशि कितनी है। ठीक है, चलिए बिल्कुल इजी है, एकदम आसान सा सवाल। आपको पहले तो बेटा दर दे रखी है 8% वार्षिक, एक और आपको टाइम दे रखा है बेटा, समय दे रखा है 2 वर्ष, समय दिया है 2 वर्ष, और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर दे रखा है, दोनों का अंतर दे रखा है बेटा 8 रुपये, 8 रुपये अंतर है। आपसे पूछ रहा मूलधन बताओ, अमाउंट बता दो, मूलधन बता दो कितना हो। ठीक है बेटा, चलिए तो बताइए, बिल्कुल आसान है बेटा, एकदम नया सा कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना। कभी भी आपको ध्यान रखना है टाइम, और ये स्पेशली जब टाइम 2 वर्ष हो बेटा तभी लगाना। लेकिन जैसे समय 2 वर्ष है बेटा, समय कितना है 2 वर्ष है। अगर समय कभी भी 2 वर्ष समय हो और दर जैसे ये दे रखी बेटा कि 8% वार्षिक है, ठीक है। अब जब समय 2 वर्ष है ना बेटा, तो सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का अंतर अगर दर के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमेशा ध्यान रखिएगा आप इसका स्क्वायर कर दो, चूंकि 2 है ना, समय 2 वर्ष है, तो आप 8 का स्क्वायर कर दो। तो जैसे आप 8 का स्क्वायर करोगे बेटा तो आ जाएगा 0.64 लिखो, 64 आएगा, 8 का स्क्वायर 2 अंक बाद डेसिमल लगा देना, 8 का स्क्वायर करो वो हो जाएगा 64। ठीक है ना बेटा, डेसिमल दशमलव लगा दो, बस ये ब्याज दर का अंतर रहेगा 2 वर्ष में। अगर आप ये आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट थोड़ा समझा देता हूँ। अच्छा, सवाल है बेटा, यदि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपये हो तो धनराशि क्या होगी। समय दे रखा बेटा 2 वर्ष, ठीक है ना, समय 2 वर्ष है और अंतर आपको और दे रखा था, अंतर भी दे रखा, चलिए अंतर था 8 रुपये, ठीक है, अंतर दे रखा आपको 8 रुपये। अब आपको बताना है कि मूलधन क्या है। ठीक है ना, देखो बेटा, अगर मान लीजिए आप इस 8% वार्षिक को साधारण ब्याज में रखें बेटा, अगर बात सिंपल इंटरेस्ट की हो तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट जो है, साधारण ब्याज जो है वो प्रति वर्ष सेम लगता है ना, हर वर्ष में सेम लगेगा। तो इसका मतलब अगर 8% वार्ष, 1 साल में 8 है तो 2 वर्ष में कितना हो जाए, तो आप कहोगे सर ये 16% बन जाएगा 2 साल में। अगर यही बात बेटा कंपाउंड टेस्ट की करें, कंपाउंड टेस्ट की करें तो ये क्या होगा, ये ध्यान रखना। तो 8 दूनी 16, मतलब इसके बराबर तो होगा ही होगा 2 साल में।
प्लस साथ में और थोड़ा सा ज़्यादा होगा, कितना और होगा आप इसका स्क्वायर कर दिया करो और वो डेसिमल लगा के यहाँ लिख दो, बस यही होगा। ये ध्यान रखना कभी ऑलवेज, अगर समय 2 वर्ष है तो 8 दूनी साधारण ब्याज होगा 16% 2 वर्ष में, और अगर दर 8% है तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर बनेगी वो 8 दूनी 16 और 8 का स्क्वायर और लिख दो पीछे बस। अब आप देखो दोनों का अंतर कितना बेटा, तो आप कहोगे सर ये अंतर तो दोनों में 0.64 का है, और जब ये 0.64 का अंतर है, सवाल में आपको दे रखा 8 रुपये का अंतर है, इसका मतलब ये हुआ कि 0.64 यूनिट परसेंटेज का मान 8 रुपये है। तो आपसे पूछा आप 100% का मान बताओ, मूलधन पूछा ना बेटा, 100% का मान बताओ, तो आप करोगे बेटा 8/0.64 इंटू 100 कर दो बेटा, डेसिमल हटाओगे बेटा, ये हो गया 8 से काट दो, 8 8 64, यहाँ 8 से कैंसिल करो, 8 1 8 हो गया बेटा 2, 8 दूनी 16 हो गया, 8 पंचे 40 हो गया ये, तो आपका मूलधन हो गया बेटा 1250 रुपये। क्या हो जाएगा 1250 रुपये, आएगा वो समझ में। बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ठीक है ना, बिल्कुल इजी है आपको, और ये बता दिया आपको पूरा, आपको तो सीधे लिखना चाहिए, 8 का स्क्वायर करके लिख दो, डेसिमल लगा देना, 8 8 64 यही अंतर होगा। अगर दर 5% है तो 5 पंचे 25, 0.25 का अंतर होगा। दर 6% है तो आप कह सकते हैं बेटा 0.36 का अंतर होगा। दर 7% है तो आप कह सकते हैं बेटा 0.49 का अंतर होगा। 9% है बेटा तो आपको 0.81 का प्रतिशत का अंतर होगा। बस यही अंतर होता हमेशा, ठीक है ना। बस अंतर के बराबर 8 रुपये लिख दो, 100% की वैल्यू निकाल दो, हो गया। आगे होगा समझ में। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल देखिए बेटा ध्यान से। नल ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 24 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। नल सी भरे टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों एक साथ खोल दिए जाएं तो नल बी को कितने समय बंद किया जाए ताकि 1 घंटे में भर जाए। अच्छा चलिए ध्यान से देखो बेटा, 3 नल हैं। पहले तो हम बात करते बेटा ए की। नल ए जो 24 मिनट में भरता है, नल बी जो से 36 मिनट में भरता है, और एक तीसरा नल सी जो है, अगर अच्छा तीसरा नल सी उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। चलिए सी खाली करने वाला नल है, ये खाली करने वाला है, 30 मिनट में ये खाली कर सकता है। ठीक है बेटा, ठीक है ना, ये खाली कर सकता है। अब सवाल कह रहा है कि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो नल बी को कितने समय बाद बंद कर दिया जाए ताकि टंकी 1 घंटे में भर जाए। ठीक है, एलसीएम ले लिया आपने बेटा, तीनों का एलसीएम ले लो। ठीक, तो यहाँ से एलसीएम करोगे बेटा 360 मारता है, 360 यहाँ। इसकी इफिशिएंसी देखोगे, अगर नल ए की क्षमता देखोगे तो आप कहोगे सर 24 से काट दो, 24 सेकंड 24 पंचे 120। ठीक है बेटा, यहाँ इफिशिएंसी देखोगे तो आप कहोगे सर इसकी होगी 10। इसकी इफिशिएंसी देखोगे तो इसकी हो गई कितनी 12। कोई प्रॉब्लम किसी को? ये क्षमता होगी इनकी, इसी को कार्य क्षमता कहते हैं बेटा, कार्य क्षमता होगी। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना होता है। कार्य क्षमता का मतलब 1 यूनिट टाइम, 1 मिनट 1 घंटा में किया गया जो काम होता है ना, उसी को कार्य क्षमता कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं किसी की। ठीक है ना, तो जब आप 24 मिनट में पूरा काम कर लेते हैं तो पर मिनट आप कितने यूनिट काम करते हैं, तो 15 यूनिट। जब आप 36 मिनट में पूरा काम समाप्त करते हैं तो आप पर मिनट 10 यूनिट काम करते होंगे, और आप 30 मिनट में पूरा काम खत्म करते हैं तो आप पर मिनट में 12 यूनिट काम करते होंगे, 12 भाग काम करते होंगे ना। सो कोई दिक्कत किसी को? ठीक है ना। चलिए अब एक काम करते हैं, सवाल कह रहा है कि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए। चलिए तो तीनों को एक साथ खोल देते हैं बेटा। दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो अगर तीनों को एक साथ खोल दें बेटा तो ये दोनों तो भरने वाले हैं, तो ये दोनों 15 और 10 माने 25 भाग भरेंगे, 25 यूनिट भरेंगे। और ये नल जो है ये खाली करने वाला है, तो इन दोनों ने 25 भाग भरा और इसने 12 भाग पानी खाली कर दिया, तो टंकी में पानी बचा 13 यूनिट। 13 भाग टंकी जो है ना पर मिनट भरी जा रही बेटा, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ये दोनों भरने वाले नल हैं, ये दोनों भरने वाले नल हैं।
तो ये 15 और 10 भरते हैं, और ये खाली करने वाला नल है जो 12 यूनिट खाली कर देता है उसमें से। इन्होंने 25 भरा, उसने 12 खाली कर दिया, तो बचा कितना, 13 यूनिट। माने टंकी में हर मिनट में 13 भाग भरी जा रही है, 13 यूनिट टंकी भरी जा रही है। अब सवाल ये कह रहा है कि बी को कितने समय बाद बंद कर दिया जाए ताकि टंकी 1 घंटे में भर जाए पूरी। ठीक है, चलिए 1 घंटे में टंकी भरनी है। अच्छा, एक काम करिए बेटा, आप एक बात सोचिए, मान लो हम किसी को बंद नहीं करवाते, हम तीनों नल, ये भी काम कर रहा, ये भी कर रहा और ये खाली कर रहा, तो टंकी में पानी 13 यूनिट है। अगर तीनों को 1 घंटा, मतलब तीनों को 60 मिनट काम करवा दें बेटा, तीनों से अगर तीनों 60 मिनट काम कर जाएं तो आप कहोगे सर तब तो ये भर जाएगी 780 यूनिट, टंकी भर गई 780 यूनिट। ठीक है ना बेटा, कितनी भर गई, 780 यूनिट। जबकि टंकी की धारता क्या है, 360। टंकी में कितना पानी, 360 भाग पानी है, और यहां हमने किसी नल को कोई डिस्टर्ब नहीं किया, तीनों को एक साथ खोल दिया, लगा दिया 60 मिनट तक, तो टंकी भर गई 780 यूनिट। ठीक है ना। अब टंकी थी 360, भर गई 780 यूनिट। ठीक है ना, कितना अधिक भर गई है, तो अधिक भर गई, पहले तो ये जान लेते हैं कितना एक्स्ट्रा भर गई है टंकी। जितनी टंकी थी उससे ज़्यादा पानी इसमें भर गया, तो आप कहोगे सर ये तो हो गई कितनी, 420 यूनिट। 420 यूनिट टंकी ज़्यादा भर गई, अधिक भर गई। ठीक है ना। तो अब आप ये बताओ ये अधिक क्यों भर गई, तो अधिक भरने का रीजन है, इसने सवाल में बोला है कि नल बी को कुछ समय के बाद क्या कर देना है, बंद कर देना। हमने बी को बंद नहीं करवा दिया, बी को बंद नहीं करवाया, तो जब चूंकि बी को हमने बंद नहीं करवाया इसीलिए तो 420 भाग भर गया एक्स्ट्रा। इसका मतलब जिस बी की क्षमता पर मिनट में कार्य क्षमता जो है ना उसकी 10 यूनिट है, इसका मतलब इस 420 भाग को भरने में ये जो नल बी है ना कितने मिनट लगा देगा, बी का समय इस भाग को भरने में जितना ये एक्स्ट्रा भर गया, इसे भरने में उसे कितना समय लगेगा, तो आपको सर ये 42 मिनट का काम है इसका 42 मिनट का काम है। इसका मतलब ये हो बेटा कि जब ये ज़्यादा भर गया तो इसका मतलब ये जो नल बी है ना ये 42 मिनट ज़्यादा खुल गया। कितने समय में टंकी भरी है, 60 मिनट में, और कितने मिनट ये ज़्यादा खुला रहा, 42 मिनट ज़्यादा खुल गया। 42 मिनट ये फालतू, 60 में से ये 42, नल बी 42 मिनट ज़्यादा खुल गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसे 60 में से -42 करो तो 18 मिनट के बाद इसे बंद कर देना चाहिए था। 18 मिनट के बाद इसे क्या कर देना चाहिए था, बंद कर देना चाहिए था। 42 भाग क्यों भरवा दिया, फालतू पानी क्यों भरवा दिया 420 यूनिट। ठीक है ना, तो ये ज़्यादा भर गया ना, तो ज़्यादा कितना, इसकी क्षमता 10 यूनिट है, 420 भरने में से 42 मिनट ज़्यादा खुल गया, ये 42 मिनट गलत खुल गया, इसलिए पानी ज़्यादा भर गया। नहीं तो हमें तो 360 यूनिट भरना है। ठीक बेटा, एक तो ये कॉन्सेप्ट आप इधर से सोच सकते हैं। अगर इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि सर ये तो ज़्यादा हो रहा है, तो एक काम करते हैं, ऐसे नहीं सोचते हैं, एक दूसरा तरीका बताते हैं आपको, ध्यान से देखो, समझ जाओगे बेटा। ठीक है, देखो दोबारा से हम आपको दोबारा समझाते हैं। अच्छा काम करते हैं, अभी हम किसी भी नल को बंद नहीं करते हैं। एक बात बताओ, ये आप सोच रहे यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इफिशिएंसी निकाली, क्षमता निकाल ली, ठीक है ना, दोनों तीनों की क्षमता आ गई। अब नल बी को तो बंद करना है, ना ए को बंद करना है और ना सी को बंद करना है। टंकी भरनी कितने में, 1 घंटे में, 1 घंटे मतलब 60 मिनट में। तो एक काम करते हैं, ए को और सी को 60 मिनट तक खोल देते हैं। ठीक है, इनसे 60 मिनट आप काम करवाओ। अच्छा इसे छोड़ो, इसे बाद में देखते हैं बेटा, ठीक है ना, बी को बाद में देखते हैं। इसे आप 60 मिनट काम करवाओ, केवल ए को। तो जब आप 15 मिनट काम करते हैं पर मिनट में, तो आप 60 मिनट में कितना काम कर देंगे, कितनी टंकी भर देंगे, 900 भाग भर देंगे। और आप 12, ये सी जो ना खाली करता है बेटा, ये खाली करता है, तो जब आप 12 भाग खाली करते हैं पर मिनट में, तो आपने 60 मिनट में कितना खाली कर दिया होगा, तो आपको सर 720 यूनिट, 1272 720 यूनिट। नल ए ने कितना भरा बेटा, 900। नल सी ने उसमें से कितना खाली कर दिया, 720। तो शेष पानी अभी कितना है टंकी में, शेष पानी
जो इसने भरा है ना उसमें से ये हटा दो, तो आप कहोगे सर 180 भाग यूनिट, एक ही बात है। आप कहोगे सर 180 यूनिट अभी तभी बचा टंकी पानी, कोई प्रॉब्लम बेटा, समझ में आ रही है ना मेरी बात? देखो भाई, आपकी क्षमता, नल ए की क्षमता 15 यूनिट है, 60 मिनट में अगर ये 900 भाग भरेगा और ये 12 यूनिट इसकी क्षमता है, तो ये 60 मिनट में 720 यूनिट खाली करेगा। तो आपने 900 भरा, इसने 720 खाली कर दिया, तब भी उसमें भी पानी बचा 180 भाग, है ना, 180। इनका दोनों का काम पूरा हो गया 60-60 मिनट का। अब इनसे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये अपना 60-60 मिनट का काम कर चुके। अब जो बचा है वो है बी। देखो पानी 180 तो हो ही गया टंकी में, टंकी कितने की 360 की, तो अभी शेष टंकी कितनी भरनी बाकी है, शेष टंकी कितने, तो आपको सर 360 यूनिट की टंकी है, उसमें 180 यूनिट भर गया है, तो शेष बचा 180 यूनिट, ये अभी भरना बाकी है बेटा, ये भरना बाकी है। और अब ये भाग पता टंकी क्यों नहीं भरी, क्योंकि अभी हमने बी से काम नहीं करवाया, तो ये 180 यूनिट इस शेष भाग को भरने में, शेष टंकी को भरने में बी का समय, ये बस हो गया सवाल बेटा। तो 180 यूनिट है और आपकी क्षमता 10 है, तो आप 180 यूनिट को भरने में कितना समय लेंगे, 18 मिनट। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो नल बी है उसे केवल 18 मिनट खोल देना चाहिए, तो 180 यूनिट भर जाएगा। हमने आपको दोनों चीज़ें बता दी, उधर से भी और इधर से भी, ठीक है ना। आप टोटल काम करवा सकते हैं तीनों को, फिर देख लो कितना एक्स्ट्रा हो गया, तो वो बी की वजह से एक्स्ट्रा हो गया, वो एक्स्ट्रा वाला समय हटा दो तब आ जाएगा, या फिर इधर से सॉल्व कर दो कितना भर गया। इसने अपना काम कर दिया 60 मिनट, इसने अपना काम कर दिया 60 मिनट, इसने 900 भरा, इसने 720 खाली कर दिया, 180 टंकी में पानी बचा, और टंकी है 360 की, तो फिर 180 यूनिट और चाहिए। 180 यूनिट कौन भरेगा, तो जिससे अभी हमने काम नहीं करवाया, हमने इन दोनों से करवा दिया, इससे नहीं करवाया था, तो 180 यूनिट भरने में 10 की क्षमता है इसकी, तो 18 मिनट लग जाएंगे, ठीक है ना। आ गया होगा समझ में। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कल आपको। थैंक यू।